युद्ध क्षेत्र, सीधी सीधी बात करूं तो हमारे गरुड़ महाद्वीप का ही एक डार्क और खूनी अक्स है। वो जगह सिर्फ अंधेरे और कत्लेआम से भरी हुई है। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे महाद्वीप पर ऐसे अनगिनत रास्ते होंगे जो सीधा वहीं ले जाते हैं। तुम्हारा वहां से पवित्र जानवर की युद्ध आत्मा हासिल करके ले आना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि वहां अनगिनत गहरे राज दबे हुए हैं। वहां का कोई नियम या कानून नहीं है। वहां सिर्फ और सिर्फ अंतहीन कत्लेआम है और उसके साथ मिलने वाले बेशकीमती खजाने, जादुई खजाने, प्राण रत्न, जादुई जड़ी बूटियां, जादुई ऊर्जाएं। आखिर जो खजाने हमारे महाद्वीप पर थे उन्हें तो लोगों ने पहले ही आसानी से ढूंढ कर निकाल लिया है ना। लेकिन विक्रम राठौर को यह अंदाजा नहीं था कि वो पाताल परीक्षा का जितना डरावना नजारा रुद्र के सामने पेश कर रहे थे। रुद्र के अंदर उस मौत के खेल को लेकर बेताबी उतनी ही बढ़ती जा रही थी। ठीक है, अब जाओ और अपनी मां से मिल लो, और याद रखना उसे किसी भी बात की कोई टेंशन मत देना, विक्रम राठौर ने कहा। जी विक्रम अंकल, अगर तुम्हें कोई भी उलझन हो तो मुझे राठौर हवेली में आकर ढूंढ लेना। मैं अगले कुछ दिनों में तुम्हारे लिए कुछ जरूरी चीजें तैयार करने की कोशिश करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम वहां से जिंदा वापस लौट आए तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा शुक्रिया होगा, विक्रम राठौर ने गहरी सांस लेते हुए कहा। मुझे तो सच में लगता है कि काश मैं आपका बेटा होता। आप में और सुमेर प्रताप में जमीन आसमान का फर्क है, रुद्र ने एक हल्की सी हंसी के साथ कहा। देखा जाए तो विक्रम राठौर को ना तो रुद्र को पसंद करने की कोई वजह थी और ना ही उसका ध्यान रखने की। फिर भी उन्होंने हमेशा रुद्र का साथ दिया था और वो पूरे स्वर्गखंड में इकलौते इंसान थे जो बिना किसी शर्त के उसके साथ खड़े थे। यह नामुमकिन था कि रुद्र उनका यह एहसान कभी भूल पाता। ऐसा मत कहो, वरना मेरा गुरूर आसमान छूने लगेगा। विक्रम राठौर हंसे और उन्होंने रुद्र के कंधे पर प्यार से थपकी दी। सच तो यह था कि वो रुद्र से बहुत कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उन्होंने खुद को सिर्फ एक शब्द पर रोक लिया, जाओ। दिव्या और जुगनू काफी देर से रुद्र का इंतजार कर रहे थे। यह शायद रुद्र की अपनी मां से आखिरी मुलाकात हो सकती थी, इसलिए यह बहुत अच्छा था कि दिव्या भी उसके साथ जा रही थी। रुद्र ने वैसे भी आज चौहान हवेली जाने का मन बना रखा था। विशाखा और बाकी लड़कों ने तो बस उसका रास्ता रोका था। जैसे ही रुद्र ने चौहान हवेली के दरवाजे पर कदम रखा, उसने पाताल युद्ध क्षेत्र के ख्यालों को पूरी तरह से अपने दिमाग से बाहर निकाल फेंका। अब उसके पास सिर्फ एक मुस्कान थी। उसका हाथ थामे खड़ी दिव्या थी और अपनी मां रुक्मणी की याद थी। जाहिर है चौहान हवेली के लोगों ने उसका वहां आना देख लिया था। भले ही वो राजकुमारी दिव्या का हाथ पकड़े हुए अंदर आ रहा था, लेकिन इससे उनके ताने और जहरीली बातें नहीं रुकी। यह सबसे अच्छा होगा अगर यह कीड़ा उस पाताल परीक्षा में ही मारा जाए। विक्रांत चौहान काफी दूर एक इमारत पर खड़ा था और उसकी ठंडी नजरें सीधे रुद्र पर गड़ी थीं। तुम उससे इतनी नफरत क्यों करते हो? विक्रमादित्य चौहान ने पूछा। तुम नहीं करते? अगर हम उस बात को भूल भी जाएं कि रुक्मणी ने पिताजी की इज्जत को कैसे मिट्टी में मिलाया था, तो भी रुद्र साफ साफ इस खानदान का दुश्मन है। और तो और 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ था, उससे हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि वो कैसा इंसान है, विक्रांत ने एक जहरीली आवाज में कहा। 3 साल पहले? मुझे डर है कि वो मामला इतना सीधा नहीं था जितना लगता है, विक्रमादित्य ने गंभीर होकर कहा। तुम्हारा क्या मतलब है? छोड़ो, वो अब जरूरी नहीं है। सच बताऊं तो पिताजी का उसे ये आखिरी मौका देना यह भी दिखाता है कि उनका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि उनके दिल में रुक्मणी को बचाने का ख्याल आया होगा? जरूर आया होगा, आखिर वो उनके पिता है। वो इतने बेदर्द कैसे हो सकते हैं? आज जो हुआ वो सबसे बेहतरीन था। अगर रुद्र ने उन्हें इस तरह मजबूर नहीं किया होता तो शायद वो खुद को रोक नहीं पाते और उसे माफ कर देते। लेकिन अब चूंकि रुद्र ने उन्हें सबके सामने इस तरह चुनौती दी है, तो अब पिताजी बिना किसी पछतावे के रुक्मणी को मरने के लिए छोड़ सकते हैं, विक्रमादित्य ने एक बहुत ही ठंडे और प्रैक्टिकल अंदाज में कहा।
और अगर रुद्र जीत गया तो? अरे बस भी करो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है? विक्रमादित्य ने उसे ऐसे देखा मानो वो कोई चुटकुला सुना रहा हो। नामुमकिन। सच कहूं तो मुझे नहीं लगता कि तीनों राज्यों में से कोई भी उस इनाम को जीत पाएगा। बिल्कुल सही। यह साफ दिख रहा है कि हमारे पास यहां ऐसा कोई जीनियस है ही नहीं जो स्वर्गीय लोक की शर्तों पर खरा उतर सके, सिर्फ समर प्रताप को छोड़कर। इसीलिए मुझे पूरा यकीन है कि इस बार की पाताल परीक्षा में कोई ना कोई बहुत बड़ा झोल है। अगर ऐसा है तो फिर रुद्र मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है। उसकी किस्मत ने बस एक दो बार उसका साथ दे दिया और अब वो खुद को कोई सिकंदर समझने लगा है। उसने हम सब से बदतमीजी करने की जुर्रत तक की। तुम्हें क्या लगता है, ऐसे गुरूर वाला लड़का आखिर कितनी दूर तक जा सकता है? विक्रमादित्य ने तंज कसते हुए कहा। लगता है विक्रम राठौर का दिमाग खराब हो गया है। वो अभी भी रुक्मणी के बारे में इतनी अच्छी बातें क्यों सोचता है, जबकि वो अब इस सड़ी हुई हालत में है? और तो और वो उसके बेटे का ख्याल ऐसे रखता है जैसे वो उसका बाप हो। क्या बेवकूफ इंसान है। विक्रांत खुद को गालियां देने से नहीं रोक पाया। कितनी अफसोस की बात है ना। लेकिन फिर भी वही स्वर्गखंड का अगला मुखिया है, विक्रमादित्य ने एक गहरी मायूसी के साथ कहा। विक्रांत ने एक जहरीली मुस्कान के साथ कहा, लेकिन उसकी यह मुस्कान विक्रम राठौर का मजाक उड़ाने के लिए थी या फिर खुद के हालात पर, यह कोई नहीं जानता था। मां, देखो मैं किसे लेकर आया हूं। जब रुद्र वर्षा महल के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि रुक्मणी आंगन में आराम से लेटकर धूप सेक रही थी। नमस्ते आंटी। दिव्या थोड़ी नर्वस थी और वो चुपचाप रुद्र के पीछे खड़ी हो गई। कोई जवाब नहीं आया। पता चला कि रुक्मणी गहरी नींद में सो रही थी। अरे उठो, कोई तुम्हारे पैसे चुरा रहा है। रुद्र ने उसके कंधे पर जोर से थपकी दी। क्या? रुक्मणी झटके से उठी और फिर उसने देखा कि वो रुद्र था। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो उसे गालियां देने ही वाली थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर दिव्या पर पड़ी, उसका बर्ताव 180 डिग्री घूम गया। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। अरे, तो आज राजकुमारी दिव्या हमसे मिलने आई हैं। रुक्मणी ने उसे रैंकिंग बैटल के दौरान पहले भी देखा था। नमस्ते आंटी, आप मुझे सिर्फ दिव्या कह सकती हैं। दिव्या बहुत ही प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली। रुक्मणी ने सिर हिलाया और मन ही मन रुद्र की इस चॉइस को पास कर दिया। जाओ और जाकर खाना बनाओ, रुक्मणी ने रुद्र से कहा। क्या कहा आपने? मैंने कहा जाकर खाना बनाओ। एक इतनी प्यारी बच्ची हमारे घर आई है और तुम उसे भूखा रखना चाहते हो? रुक्मणी ने आंखें तरेड़ते हुए कहा। ठीक है, आज मैं तुम सबको अपने हाथों का बेहतरीन खाना खिलाता हूं। रुद्र मुस्कुराते हुए रसोई की तरफ चला गया। रुद्र अच्छी तरह जानता था कि रुक्मणी बस उसके जाने का इंतजार कर रही थी ताकि वो दिव्या के साथ अकेले में कुछ खास बातें कर सके। रसोई में काम करते हुए रुद्र काफी रिलैक्स महसूस कर रहा था, क्योंकि बाहर से उसे उन दोनों के हंसने और बातें करने की आवाजें आ रही थीं। यह बहुत अच्छी बात है कि सास और बहू के बीच कोई महाभारत नहीं हो रही। रात का खाना बहुत जल्दी बनकर तैयार हो गया। रुद्र बचपन से ही अपने सारे काम खुद करता आया था, इसलिए उसके लिए खाना बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। ये रही हरी मिर्च वाली चिकन टांगे और ये चिकन सूप जो मैंने धीमी आंच पर पकाया है। ये शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है। ये मसालेदार और तीखे चिकन के पंजे हैं। दिव्या, थोड़ा चक्कर देखो, क्या ये कुछ ज्यादा ही तीखे हैं? और ये फ्राइड चिकन कलेजी है, बढ़िया है ना? रुद्र अपने हाथों के बने इस दावत से बहुत खुश था। यहां एक भी सब्जी क्यों नहीं है? सिर्फ मांस ही मांस क्यों है? कोई लड़की इतना भारी खाना कैसे खा सकती है? रुक्मणी ने उसे डांटते हुए कहा। क्या? अरे हां, सब्जी भी है, मैं अभी लेकर आता हूं।
रुद्र वापस अंदर गया और जल्दी ही एक और प्लेट लेकर बाहर आया। ये लीजिए, चिकन सूप में पकाई हुई पत्ता गोभी। ये बहुत टेस्टी है, इसे जरूर चखिएगा। क्यों बे जुगनू, तू क्या कर रहा है? रुद्र ने अचानक जुगनू के कान में फुसफुसाया और वो नन्हा चूजा डर के मारे 3 मीटर दूर उछल गया। क्या तू डर गया? अरे टेंशन मत ले, आज हमारे पास मशरूम नहीं है, इसलिए अभी के लिए तेरी जान बख्श दी गई है। मैं भला क्यों डरूंगा? मैं कोई मामूली चूजा नहीं, एक खूंखार फीनिक्स हूं। चलो खाना शुरू करो। काफी देर तक वहां हंसी मजाक गूंजता रहा, मानो वो एक बहुत ही खुशहाल और आम सा परिवार हो। काश ये पल हमेशा के लिए ऐसे ही रुक जाता। रुद्र साफ देख सकता था कि रुक्मणी आज बहुत खुश थी, और ये बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि उसने अपनी मां को इतने लंबे समय से इतना खुश कभी नहीं देखा था। मां, मैं लगभग 1 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं। जब तक मैं नहीं हूं, विक्रम अंकल तुम्हारा ख्याल रखेंगे, और तुम्हें खुद का भी ख्याल रखना होगा। रात होने पर रुद्र ने बहुत ही कैजुअल अंदाज में कहा। क्या कोई खतरे वाला काम है? रुक्मणी ने तुरंत पूछा। अरे नहीं, बहुत ही आसान सा काम है, रुद्र ने बेपरवाही से जवाब दिया। क्या दिव्या भी तुम्हारे साथ जा रही है? रुक्मणी मुस्कुराते हुए बोली। मैं? दिव्या झिझक रही थी। नहीं, वो नहीं जा रही, रुद्र ने कहा। दिव्या ने अपना सिर झुका लिया और एक शब्द भी नहीं कहा। जैसा तुम्हें ठीक लगे, बस इतना याद रखना कि तुम्हें जिंदा वापस आना है। और हां, बाहर जाकर किसी और लड़की पर लाइन मत मारना और दिव्या का दिल मत दुखाना, रुक्मणी ने ताकीद करते हुए कहा। बिल्कुल नहीं मां, मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूं। दिव्या के होते हुए बाकी सारी लड़कियां मेरे लिए जमीन की धूल बराबर हैं, रुद्र ने कहा। रात पूरी तरह से घिर आई थी। अब दिव्या को वापस छोड़ने का वक्त हो गया था, इसलिए रुद्र अपनी जगह से उठा और अपनी मां से विदा ली। जब वो जाने के लिए मुड़ा तो उसने देखा कि रुक्मणी बहुत ही खाली और गहरी नजरों से उसे देख रही थी। क्या हुआ मां? रुद्र को अंदर ही अंदर बहुत दर्द महसूस हुआ। जिंदा वापस आना, उसने बस इतना ही कहा। मैं आऊंगा। रुद्र समझ गया था कि रुक्मणी ने उसके उस कैजुअल वाले नाटक को पकड़ लिया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि रुद्र जितना बेपरवाह दिखने की कोशिश कर रहा था, वो खतरा असल में उतना ही खूंखार और जानलेवा था। इसीलिए आखिर में एक मां का दिल डर ही गया था। रुद्र जानता था कि इस वक्त उसकी कोई भी कसम या वादा काफी नहीं था, इसलिए उसने सिर्फ एक मुस्कान के साथ जवाब देना ही बेहतर समझा। गुड बाय खूबसूरत औरत, रुद्र ने मजाक करते हुए कहा। गुड बाय, रुक्मणी ने हाथ हिलाया। रुद्र के लिए मुड़कर वहां से जाना अपनी पूरी हिम्मत को बटोरने जैसा था। क्या यह आखिरी बार था जब वो अपनी मां को जिंदा देख रहा था? उसे नहीं पता था। अब वो जो कुछ भी कर सकता था, वो बस सब कुछ किस्मत के भरोसे छोड़ देना था। रुद्र। हवेली से थोड़ा बाहर निकलते ही दिव्या अचानक रुक गई। हवेली के उन लाल लालटेनों की रोशनी में उसकी वो दूधिया रंगत बहुत ही जादुई और खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और उसे ऐसे देखते ही किसी के भी दिल में एक अजीब सी तड़प उठने लगती। क्या हुआ? रुद्र ने पास आकर पूछा। मैं तुम्हारे साथ उस पाताल परीक्षा में जाना चाहती हूं, उसने बहुत ही गहरी और गंभीर आवाज में कहा। उसकी कोई जरूरत नहीं है दिव्या, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूं, और वैसे भी वो जगह तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जानलेवा है, रुद्र मुस्कुराते हुए बोला। नहीं, दिव्या ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। रुद्र उसके पास गया और उसने रुद्र के दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए और उन्हें अपनी आंखों के सामने रख लिया। उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी और रुद्र महसूस कर सकता था कि उसके उन 10 नाखूनों के अंदर एक ऐसी जादुई ताकत दौड़ रही थी जिसे समझना नामुमकिन था। पहली बात, मैं अपनी बहन देविका के लिए बहुत डरी हुई हूं। उसका वहां अकेले जाना किसी मौत के कुएं में कूदने जैसा है। मैं पहले से सोच रही थी कि मैं उसकी मदद कैसे कर सकती हूं,
वो असल में उतनी बहादुर नहीं है जितना वो दिखाती है। इतने सालों में हम कभी भी इतने लंबे वक्त के लिए एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं। अगर मैं वहां नहीं गई तो मुझे अंदर ही अंदर ये डर मार डालेगा। दिव्या की पकड़ और मजबूत हो गई और उसकी आवाज में एक अजीब सी जिद आ गई। और दूसरी बात, दिव्या कुछ पल के लिए रुकी और फिर उसने अपना सिर उठाया और उसकी वो नशीली आंखें सीधे रुद्र की आंखों से जा मिली। इस जन्म में मैं तुम्हारे साथ जीना और मरना चाहती हूं। रुद्र को लगा जैसे किसी ने उस पर आसमान से सीधे बिजली गिरा दी हो। उसका पूरा शरीर कांप उठा जब उसने एक लड़की के मुंह से ऐसे शब्द सुने जिनकी उसने कभी सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। एक साथ जीना और मरना, ये बहुत ही छोटे और आम से शब्द लग रहे थे, लेकिन ये किसी भी सख्त से सख्त मर्द की रूह कंपाने के लिए काफी थे। ये डर की वजह से नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि रुद्र इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रुद्र जानता था कि यह सब उसे कहना चाहिए था, दिव्या को नहीं। रुद्र, क्या मैं तुम्हारे साथ उस पाताल युद्ध क्षेत्र में जा सकती हूं? दिव्या ने उसे ऐसी आंखों से देखा जो सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद से भरी हुई थी। उसने रुद्र की उंगलियों को इतनी जोर से जकड़ लिया था मानो उसे डर हो कि अगर उसने थोड़ी सी भी ढील दी तो रुद्र उसे वहीं छोड़कर चला जाएगा। हां, सच बताऊं तो रुद्र के दिल में और भी बहुत कुछ था जो वो कहना चाहता था। वो उसकी हिफाजत के लिए अनगिनत कस्में खा सकता था, लेकिन न जाने क्यों वो सारे लफ्ज उसके गले में ही अटक गए। वो जो कुछ भी कहना चाहता था वो सब बस एक छोटे से शब्द में सिमट कर रह गया। हां, इस वक्त रुद्र सिर्फ और सिर्फ उसे अपनी बाहों में भरना चाहता था। उसने बहुत ही प्यार से अपनी उंगलियों को दिव्या की पकड़ से आजाद किया और उन लाल लालटेनों की मध्यम रोशनी में उसने बहुत ही नरमी से उसे अपने सीने से लगा लिया। यह कोई हवस या बदतमीजी वाला हग नहीं था, लेकिन वो साफ साफ दिव्या के शरीर की उस गर्माहट को महसूस कर सकता था। आज के बाद हम हमेशा एक साथ रहेंगे, ठीक है ना? रुद्र ने उसके कानों में बहुत ही धीमी आवाज में फुसफुसाया। ठीक है। उसने रुद्र के कॉलर को हल्के से अपने दांतों से दबा लिया और उसका पूरा चेहरा शर्म से टमाटर जैसा लाल हो गया था। उसका यह शर्मीला अंदाज सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला और जादुई था। रुद्र को लगा कि शायद आज के बाद वो जिंदगी में कभी किसी दूसरी लड़की को पलटकर भी नहीं देखेगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई लड़की पैदा ही नहीं हुई थी जो इस वक्त दिव्या जितनी खूबसूरत और जादुई लग रही हो। अगर वक्त यहीं रुक जाता तो इससे ज्यादा परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता था, लेकिन अफसोस वो अपने आसपास मौजूद एक तीसरे जीव को पूरी तरह से भूल चुका था, जुगनू, जो इस वक्त रुद्र की उस चिकन दावत वाली बात को लेकर अंदर ही अंदर खौल रहा था। वो भला इस इतने रोमांटिक और जादुई सीन में कबाब में हड्डी बनने से कैसे चूक सकता था? वो सीधे रुद्र पर उछला और एकदम लड़कियों जैसी मीठी और चिपचिपी आवाज में बोला, मेरे प्यारे भाई, मैं भी तुम्हारे साथ जीना और मरना चाहता हूं। मुझे भी एक प्यारी सी झप्पी और पप्पी दो ना। पप्पी तो मैं तेरे पूरे खानदान को दूंगा कमीने। रुद्र ने उसे जोर से चुटकी काटी और अगले ही पल उसने अपनी जिंदगी का सबसे खौफनाक और अहम फैसला ले लिया। आज रात के खाने में कोयले पर भुना हुआ चिकन बनेगा। क्या दिव्या का पाताल युद्ध क्षेत्र में जाना उसके लिए जानलेवा साबित होगा? और जब काव्या और समर प्रताप का सामना रुद्र से उस खूनी रणभूमि में होगा तो क्या तबाही मचेगी? जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। अगर कोई एक बात थी जिसकी रुद्र प्रताप ने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी तो वो ये थी कि पत्थर के पुल पर वीरेंद्र चौहान के साथ उसकी उस भयंकर लड़ाई और पाताल परीक्षा में उसके जाने की खबर पूरे अग्निप्रस्थ में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। जैसे जैसे वो मौत का दिन करीब आ रहा था,
जो बात एक खामोश राज होनी चाहिए थी, वो अब राजधानी के हर नुक्कड़ की गपशप बन चुकी थी। अग्निप्रस्थ के रसूखदार और नामी लोग अच्छी तरह जानते थे कि ये गरुड़ महाद्वीप कितना विशाल है और स्वर्गीय लोक की ताकत कितनी बेमिसाल है। पूरे महाद्वीप में फैले अनगिनत स्वरखंडों का मुख्यालय वही था और उन्हीं के इशारे